नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के होंगे और अरिहंत से हम लोग ने इस क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो सेल वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्रीक वर्ड दैट मीन्स स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, गलत है। सेकंड दिया है लैटिन वर्ड दैट मीन्स अ लिटिल रूम, तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, दैट इज लैटिन वर्ड मीन्स अ लिटिल रूम। मतलब जो सेल वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय। तो लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉबर्ट हुक, सेकंड ऑप्शन इज पुरकिंजे, थर्ड ऑप्शन इज ल्यूवेनहॉक एंड फोर्थ ऑप्शन इज रॉबर्ट ब्राउन। तो लिविंग सेल को जो डिस्कवर किया है वो डिस्कवर किया है ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है, ल्यूवेनहॉक ने, याद रखिएगा आप लोग। अगर पूछा जाए बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने करी, तो वो भी ल्यूवेनहॉक ने ही करी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए कहा गया द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय। तो प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया है, तो पुरकिंजे ने कॉइन किया है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ में कहा गया द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डैश। देखिए सेल थ्योरी क्या कहती है, सेल थ्योरी कहती है कि जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसके होते हैं, प्लांट के होते हैं सिर्फ, क्या एनिमल्स के होते हैं, कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के होते हैं। तो आपको पता होगा सेल थ्योरी में कहा गया है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्लांट और एनिमल बोथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कहा गया था सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय वर्चू। तो देखिए सेल थ्योरी को फर्दर एक्सप्लेन किसने किया था, वर्चू ने किया था। बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें क्वेश्चन में 5th में जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सेल थ्योरी का जो एक्सपेंशन है वो किसने किया था, वर्चू ने किया था। वर्चू ने कहा क्या था कि एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 देखिए क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन में हम लोग को मैच द कॉलम करना है। तो देखिए रॉबर्ट हुक सबसे पहले देखा गया, तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी। इसके बाद देखिए सेल थ्योरी नहीं, सेल डिस्कवरी ऑफ सेल मतलब डिस्कवर्ड सेल, तो इसमें ए को हम लोग 4 से जोड़ देंगे। शेल्डियन एंड श्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की नेमिंग करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको इनकरेक्ट बताना है इनमें से कौन सा है। तो फर्स्ट कहा गया ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया रुडोल्फ वर्चो प्रपोज द सेल थ्योरी, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि आपको पता है शेल्डियन एंड श्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। थर्ड दिया गया न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831, बिल्कुल सही है। फोर्थ दिया गया है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ अ लिविंग सेल ऑल टुगेदर फॉर्म दी प्रोटोप्लाज्म, ये भी बात सही है। तो ए, सी और डी तो सही है, गलत कौन सा है, डी ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहला आपको दिया है क्लैमीडोमोनास। अब क्लैमीडोमोनास क्या होता है, तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट क्या होते हैं, प्रिमिटिव सेल जिनमें होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, या ये कह सकें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता जिसमें। तो प्रोकैरियोट को किस में जोड़ा जाएगा, 4th ऑप्शन में जोड़ा जाएगा कि ऑर्गेनिज्म विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फंजाई क्या होते हैं, फंजाई होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और यूकैरियोट्स हम लोग जैसे हैं तो ऑर्गेनिजम्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, अब इसको आप मैच कर लीजिएगा क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू। तो देखिए यहाँ पे शेप और साइज़ की बात करी गई है, वो किससे रिलेटेड है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया टाइप ऑफ सेल, सेकंड इज फंक्शन ऑफ सेल, थर्ड इज लेंथ ऑफ द सेल एंड फोर्थ इज बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, तो शेप और साइज किसी भी सेल का किससे रिलेटेड होता है, उस सेल के फंक्शन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ऑर्गेनल दिखाई पड़ता है, उस ऑर्गेनल का नाम क्या है, तो वो है राइबोसोम्स। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा 10th का वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहा गया द कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। देखिए जो कवरिंग होती है सेल की वो क्या होती है, सेपरेट होती है सेल से, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग होती है, उसको सेपरेट किया जाता है। तो जिससे सेपरेट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो वो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है
कि ये एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक बैरियर है किसके किसके बीच में, सेल के अंदर की चीज़ और सेल के बाहर की चीज़, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि सेपरेट करता है कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट में कहा गया डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ डैश टू डैश। तो देखिए यहाँ पे डिफ्यूजन, आपको पता होगा डिफ्यूजन में होता क्या है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूव करते हैं, याद रखिएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो पहले ए हो जाएगा हाई और बी हो जाएगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, मतलब सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जिसका ये एक्सचेंज अलाउ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है अ सेल विल स्वेल अप इफ। तो सेल की स्वेलिंग कब हो जाएगी पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम। तो देखिए 14th ऑप्शन में अगर देखा जाए, 14th क्वेश्चन में देखा जाए, सेल की स्वेलिंग तब होगी जब बाहर जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा और अंदर का कंसेंट्रेशन, सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन कम होगा। तो इसमें बी ऑप्शन अगर देखा जाए तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम इज़ हायर। देखिए सराउंडिंग मीडियम की बात करी गई ना, सराउंडिंग मीडियम किसके बाहर होगा, सेल के बाहर वाला जो मीडियम है उसमें कंसेंट्रेशन ज़्यादा है वाटर का, ठीक है, और जो सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन है वाटर का वो क्या है, कम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देख लेते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पूछा गया क्या होता है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो सेल होता है वो स्वेल हो जाता है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाता है। और आइसोटोनिक में क्या होता है, सेल सेम रहता है, सेल का साइज़ में कोई भी चेंज नहीं होगा। और क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि जितना वाटर बाहर निकलता है, मतलब जितना लिक्विड मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे उतना ही अंदर आ जाएंगे। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल के अंदर जाने वाले पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, बाहर निकलने वाले पार्टिकल्स या ये कह सकते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक में उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 16, इसको मैं एज द कॉलम आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या ऑस्मोसिस जो होता है वो एक स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का, लेकिन इसमें आपको पता होगा कि इसमें सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो किस वजह से है, मेनली पूछा गया है। तो ए ऑप्शन दिया गया प्रोटीन, बी ऑप्शन दिया गया लिपिड्स, सी ऑप्शन इज न्यूक्लिक एसिड एंड डी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी भी किसकी होती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है, इसी वजह से क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देख लीजिए अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस टर्म्ड एज। तो जो अमीबा है वो अपना फूड एक्वायर करता है, जिस प्रोसेस से एक्वायर करता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस नहीं कहते, इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब। तो देखिए इसमें बताया गया है सेलेक्ट दी ऑड वन आउट, आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए कहा गया द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन इट, ये बात बिल्कुल सही दी गई है। सेकंड दिया गया मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो ऐसे सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स का ही बना होता है, ये बात सही है। तो ए और बी दोनों सही हो गए। सी स्टेटमेंट में कहा गया द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। चौथा कहा गया द सेल मेम्ब्रेन अलाउज द मूवमेंट ऑफ ऑल मटेरियल अक्रॉस इट। तो यहाँ पे ऑल मटेरियल की बात करी गई, ऑल मटेरियल को मूव नहीं करने देता, सिर्फ सिलेक्टिव मटेरियल को मूव करने देता है या एक्सचेंज होने देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है द रिजिड आउटर कवरिंग इन प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। देखिए आउटर जो कवरिंग है प्लांट सेल की, क्या उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, उसको सेल वॉल कहते हैं। तो 20th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी फॉल्स है, क्योंकि इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेल वॉल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए द सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो किसका सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज का नहीं बना होता। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। बाकी हाइड्रेला हो जाएगा, मैंगो ट्री हो जाएगा, लैक्टस हो जाएगा, ये सब के सब जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, क्योंकि ये सब क्या है, प्लांट्स हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। तो जो प्लाज्मोलिसिस होता है वो प्लांट सेल में क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो प्लाज्मोलिसिस होता है श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट इन हाइपरटोनिक मीडियम। तो हाइपरटोनिक मीडियम में क्या होता है, सेल कंटेंट श्रिंक होता है, सेल श्रिंक होता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट में कहा गया द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड। तो न्यूक्लियस में जो डबल लेयर कवरिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, तो डबल लेयर कवरिंग जो न्यूक्लियस में होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डैश। तो क्रोमोजोम किसके बने हुए होते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्रोमोजोम बने हैं डीएनए और प्रोटीन के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है, मतलब सेल के अंदर और कौन सी चीज़ होती है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, तो अगर आप वो देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेगा और साथ ही साथ प्लास्टिड्स मिलेंगे। ये भी आप लोग हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड डैश इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट एज डैश मटेरियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए के उनको क्या कहा जाता है, और किसी भी सेल में जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है उसमें डीएनए किस तरीके से किस मटेरियल की तरह प्रेजेंट होते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन से अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या कहा गया, तो जो डीएनए होता है मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट मटेरियल था वो था जीन, और क्रोमैटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट आर नोन एज। तो देखिए अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोट्स में उनको कहा जाता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो 26 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 27 देख लीजिए, 27 कह रहा है सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन डैश। तो सेल ऑर्गेनल किस में प्रेजेंट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में ये बताना है। तो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होते, न्यूक्लियस में नहीं होते, न्यूक्लियोइड में नहीं होते। सही आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम फिर से देख लीजिए। सेल्यूलोज कहा गया, सेल्यूलोज क्या है, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। जीन्स क्या होती हैं, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन्स कहा जाता है। क्रोमोजोम कहाँ होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं न्यूक्लियस में, और सेल ऑर्गेनल कहाँ होते हैं, ये होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो इस तरीके से इसकी मैच द कॉलम भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में देखिए क्या कहा गया, लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, ठीक है। तो लिपिड जो होते हैं वो सिंथेसाइज कौन करता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, लिपिड और प्रोटीन को, लिपिड को और फैट्स को सिंथेसाइज करते हैं, और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने का काम किसका होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। दोनों बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। इसमें कहा गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट ऑफ डैश मैन्युफैक्चर वाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ डैश मॉलिक्यूल। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें मदद करता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर में मदद करेगा, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो फैट्स और लिपिड्स के मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं फिलहाल, इसका आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 30th क्वेश्चन में सबसे पहले में देखिए क्या कहा गया था, पहला कहा गया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें आ जाएगा फैट्स, इसमें आ जाएगा प्रोटीन्स, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, लिपिड्स या फैट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, विच सेल ऑर्गेनल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग इन अ सेल। तो किसी भी सेल में जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है वो कौन करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा गया द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट फॉर एनर्जी जनरेशन। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एनर्जी जनरेशन होता है, बिल्कुल ही गलत है। ये कहाँ पे होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी जनरेशन का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया क्वेश्चन नंबर 33 है द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर इज कॉल्ड। तो देखिए जो सेल ऑर्गेनल क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में, ठीक है, फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, तो ये कौन करता है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 33 में। तो ये करता है गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस ये काम करता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखिए लाइजोसोम्स अराइज फ्रॉम, तो लाइजोसोम्स कहाँ से अराइज होते हैं क्वेश्चन में ये बताना है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो लाइजोसोम्स अराइज होते हैं गोल्गी अपैरेटस से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें देखिए क्या कहा गया, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड टू स्टडी
अब सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है उसको किसकी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर 35 में, ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा गोल्जी अपैरेटस की स्टडी के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होता है। ए ऑप्शन दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम या प्लास्टिड। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाइसोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 देखिए क्या कह रहा है। 37 में कहा गया ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। अभी हमने आपको बताया था न्यूक्लियस के अलावा और कौन से ऑर्गेनल होते हैं जिसके पास खुद का डीएनए होता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और साथ ही साथ प्लास्टिड्स भी होते हैं, दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन्स, द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी डैश वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डैश। ठीक है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में कितने मेम्ब्रेन होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पूछा गया है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं। और साथ ही साथ इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, डीपली फोल्डेड होती है। डीपली फोल्डेड क्यों होती है, वो इसलिए होती है, इसकी डीपली फोल्डेड होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एनर्जी जनरेशन का, तो एनर्जी जो जनरेट होगी वो भी ज़्यादा जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। क्या माइटोकॉन्ड्रिया खुद का प्रोटीन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है बिल्कुल सही। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब ये इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको पता होगा प्लास्टिड जो होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। प्लास्टिड 3 तरीके के आपको मिलेंगे, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक आपको मिलेगा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, और लास्ट क्या मिलेगा, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट याद रखिएगा कलरलेस प्लास्टिड होता है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है और क्लोरो भी कलर्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं फ्रूट्स को और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है तो वो रूट्स में होता है जहाँ पर लाइट नहीं जा पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, किचन ऑफ द सेल पूछा गया है, बहुत सिंपल है, किचन ऑफ द सेल क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें देखिए क्या कहा गया, क्लोरोप्लास्ट पूछा गया। क्लोरोप्लास्ट देखिए कलरलेस कौन सा होता है, ल्यूकोप्लास्ट भी हमने आपको बताया था। कलर्ड प्लास्टिड कौन सा होता है, ये सबसे पहले आप समझिए। कलर्ड प्लास्टिड होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट आपका जुड़ जाएगा 3 से, ल्यूकोप्लास्ट आपका आ जाएगा कलरलेस प्लास्टिड से, और क्लोरोप्लास्ट किससे आ जाएगा, येलो और ऑरेंज पिगमेंट से आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट में जो न्यूमरस बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर होती हैं उनको क्या कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। तो इनको कहा जाता है क्या, इनको कहा जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स विच स्टोर्स। देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं, स्टार्च भी स्टोर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 45 देखिए, इसमें कहा गया पिक आउट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से आपको वही काम करना है, इनकरेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस प्लास्टिड, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, सेल वॉल इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये भी बात बिल्कुल सही है। 45 का ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। 40 इसका सी ऑप्शन देखिए, गोल्गी अपैरेटस एक्ट्स एज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये बिल्कुल गलत है। प्रोटीन सिंथेसिस में गोल्गी अपैरेटस नहीं मदद करता, ठीक है, राइबोसोम मदद करता है, और साथ ही साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, फिर से गलत बताना है। गोल्गी अपैरेटस इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, तो 46 में लाइजोसोम के फॉर्मेशन के गोल्गी अपैरेटस इन्वॉल्व होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहा गया न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए हेंस दे आर एबल टू मेक देयर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ये भी बात सही है। नेक्स्ट में कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल एज एटीपी इज जनरेटेड इन देम, ये भी बात सही है। एनर्जी जनरेशन का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट में कहा गया साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, तो बिल्कुल ही गलत है। साइटोप्लाज्म को क्या प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, स्टोरेज सैक्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल आर कॉल्ड, तो स्टोरेज सैक्स को कहते क्या हैं, स्टोरेज सैक्स को कहा जाता है वैक्यूल।
ठीक है। अब देखिए वैक्यूल के बारे में ही एक और क्वेश्चन आ गया है 48th क्वेश्चन। इसमें कहा गया वैक्यूल आर डैश साइज्ड इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल वेरी डैश वैक्यूल्स। तो देखिए आपको वैक्यूल बताना है कि प्लांट सेल में कैसे होते हैं और एनिमल सेल में कैसे होते हैं, मतलब बड़े किस में होते हैं, किस में छोटे होते हैं। तो 48th में अगर देखें तो जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल होते हैं किस में, एनिमल सेल में, और बहुत ही बड़े होते हैं किस में, प्लांट सेल में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, सेलेक्ट द करेक्ट फंक्शनल रोल ऑफ वैक्यूल इन दी सेल। तो वैक्यूल का जो रोल है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो ये हमारे पास है वैक्यूल का रोल, उसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया वैक्यूल डू नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग रिजिडिटी ऑफ सेल, गलत है। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में कहा गया वैक्यूल फॉर्म थ्रेड लाइक टेल इन स्पम्प ऑफ मैनी मैमल्स, ये भी गलत है। थर्ड में देखिए क्या कहा गया, वैक्यूल एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी सेल। ठीक है। तो यही इसका आंसर सही है कि वैक्यूल करता क्या है कि एक्सेस वाटर को निकाल देता है और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकाल देता है सेल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लाइसोसोम फॉर्म द गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ एनिमल सेल, सही है। नेक्स्ट में कहा गया राइबोसोम कैरी आउट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ए भी सही है। थर्ड में कहा गया लिक्विड कंटेंट ऑफ वैक्यूल इन अ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल सैप। और लास्ट कहा गया द कलरलेस प्लास्टिड दैट स्टोर्स प्रोटीन लिपिड्स एंड स्टार्च इज कॉल्ड ज़ैंथोफिल। इसमें से कौन सा आंसर इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, दैट इज कलरलेस प्लास्टिड दैट स्टोर्स प्रोटीन लिपिड्स एंड स्टार्च, इसको नेम्ड एज ज़ैंथोफिल। तो इसको ज़ैंथोफिल नहीं बोलते हैं, इसको क्या बुलाता है, ल्यूकोप्लास्ट बुलाता है। तो इसमें ए बी सी ऑप्शन तो सही था, डी ऑप्शन जो था वो गलत था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, मैच द कॉलम है। इसमें देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को किससे मैच करेंगे तो इसको कहा जाता है पावर ऑफ द सेल, आपको पता होगा पावर ऑफ द सेल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनर्जी जनरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लाइसोसोम किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कुछ भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वो खुद को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स, वैक्यूल्स को कहा जाता है स्टोरेज सैक्स। और राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए यहाँ पे जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वो असर्शन रीजनिंग के बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। असर्शन रीजनिंग में आपको ए बी सी डी ऑप्शन कब टिक लगाना है, ए तब टिक लगाना होता है जब असर्शन सही हो, रीज़न भी सही हो, और रीज़न जो हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन का। बी कब टिक लगाना है, असर्शन सही हो, रीज़न सही हो, और जो रीज़न हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो असर्शन का। ठीक है। और सी में ए जब सही हो और बी फॉल्स हो, और डी कब लगाएंगे जब ए फॉल्स हो, असर्शन फॉल्स हो और रीज़न क्या हो, सही हो। तो चलिए देख लेते हैं 52 क्वेश्चन क्या कहा गया। 52 क्वेश्चन में कहा गया है असर्शन है रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये असर्शन जो है ये बिल्कुल सही है। रीज़न में कहा गया न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल टुगेदर फॉर्म प्रोटोप्लाज्म, ये बात भी सही है। तो इसमें अगर देखा जाए असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वो कहीं भी असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर दे रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहा गया शेल्डियन एंड श्वान प्रपोज द सेल थ्योरी। शेल्डियन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी है, बिल्कुल सही बात है, प्रपोज करी है। और सेल थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन फिर से वही कि रीज़न जो है दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव एंड लार्जर देन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं क्या वो प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, और क्या लार्जर होते हैं यूकैरियोटिक सेल से। देखिए प्रिमिटिव तो होते हैं लेकिन लार्जर नहीं होते, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल से। तो इसका आंसर जो है वो असर्शन तो गलत है, रीज़न देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लैक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसमें असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, रीज़न सही हो जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, सेल्स हैविंग सेल वॉल विद स्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। तो देखिए ऐसे सेल्स जिनके पास सेल वॉल होती है वो बहुत हाई प्रेशर या कह सकते हैं हाई एक्सटर्नल मीडिया या ये कहें कि बहुत ही डाइल्यूटेड हाइपोटोनिक सोल्यूशन को वो विद स्टैंड कर सकते हैं, रोक सकते हैं उनको। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। और इसका रीज़न क्या दिया गया, रीज़न में कहा गया है द सेल वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। जो सेल वॉल होती है वो इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल एक्सर्ट करती है, इसी वजह से जो सेल होती है वो ब्रेक नहीं होती है, ये आपको याद रखना है, बर्स्ट इसी वजह से नहीं होती है। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आप टिक करेंगे।
56 देखिए, क्रोमोसोम्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो डीएनए और प्रोटीन्स जो हैं वो क्या है, उनमें क्रोमोसोम्स होता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें कहा गया रीज़न क्या है, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 में देखिए क्या कहा गया, असर्शन दिया गया द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल एज न्यूक्लियोइड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता होगा न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है और यही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ये बात बिल्कुल सही है। 57 का ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न क्या कहा गया, जेनेटिक मटेरियल इन दीज सेल्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, असर्शन का एक्सप्लेनेशन कहीं भी रीज़न में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा गया, असर्शन में दिया गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये स्टेटमेंट गलत है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस से रिलेटेड होता है। ठीक है, और यहाँ रीज़न क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट पजेस राइबोसोम। ये स्टेटमेंट सही है। राइबोसोम किस में होते हैं, राइबोसोम होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो असर्शन इज रॉन्ग, रीज़न इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। इसमें देख लेते हैं, इसमें कहा गया गोल्गी बॉडीज स्टोर मॉडिफाई एंड पैक प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। तो जो गोल्गी बॉडीज़ होती हैं वो स्टोर करती हैं प्रोडक्ट्स को, मॉडिफाई करती हैं और पैक करती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स को किसमें, वेसिकल्स में। ये स्टेटमेंट जो दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात लिखी है। और रीज़न दिया है दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। देखिए दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, कहीं भी दोनों में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। हालांकि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं गोल्गी अपैरेटस से या गोल्गी बॉडीज से रिलेटेड। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है लाइजोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। बिल्कुल सही बात है, लाइजोसोम को ही सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। और रीज़न क्या है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज। तो देखिए रीज़न दे दिया गया, जब सेल डैमेज हो जाता है लाइजोसोम क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। दोनों स्टेटमेंट जो है असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और साथ ही साथ रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 61 देखिए, लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। तो लाइजोसोम क्या सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रीज़न दिया है लाइजोसोम प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है वो तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। ठीक है, दैट असर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज फॉल्स। 62 देखिए, इसमें कहा गया असर्शन दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बिल्कुल सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। रीज़न दिया गया दे जनरेट एनर्जी फॉर वेरियस सेलर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट अगर देखे जाएँ तो सरासर बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है। और साथ ही साथ रीज़न जो है दैट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया असर्शन है क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ सेल। बिल्कुल सही बात है। रीज़न दिया गया क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रीज़न जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। असर्शन दिया है ल्यूकोप्लास्ट आर कॉल्ड कलरलेस प्लास्टिड। बिल्कुल सही बात है। दे प्ले रोल इन फोटोसिंथेसिस, ये गलत है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। 65 देखिए क्या कह रहा है, वैक्यूल्स आर नोन एज स्टोरेज सैक्स। बिल्कुल सही बात है, वैक्यूल्स को स्टोरेज सैक्स कहते हैं। रीज़न क्या दिया है, वैक्यूल स्टोर सॉल्ट्स मिनरल्स अमीनो एसिड विद इन दी सेल। तो सेल में जो सॉल्ट को स्टोर करना, मिनरल को स्टोर करना, अमीनो एसिड को स्टोर करना, ये किस में होता है, वैक्यूल में ही होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, और जो रीज़न है दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसी वजह से जो वैक्यूल होता है उनको क्या कहा जाता है, स्टोरेज सैक्स कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। 66 देखिए, असर्शन है द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। तो सेल वॉल्यूम का
50 से 90% जो है वो क्या है, वो वैक्यूल ऑक्यूपाई करेगा, क्या सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट दिया, दे प्रोवाइड एनर्जी टू दी प्लांट सेल। एक मिनट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सेंट्रल वैक्यूल की बात हो रही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। और जो रीज़न दिया गया, दे प्रोवाइड एनर्जी टू ए प्लांट सेल, ये गलत है। तो इसमें असर्शन जो है ये तो करेक्ट है और रीज़न जो है ये फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। केस स्टडी में आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 67 देख सकते हैं, पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, पैराग्राफ क्या है। अब जो पहला क्वेश्चन दिया गया पैराग्राफ से रिलेटेड उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया द फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड वॉज ऑब्जर्व्ड इन। तो पहला सेल कहाँ पे ऑब्जर्व हुआ था, किस चीज़ में ऑब्जर्व किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर है कॉर्क स्लाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 2। इसका देखिए पार्ट 2 क्या कह रहा है, एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियाई वुड ऑल्सो लैक इन डैश। देखिए कोई भी एनिमल सेल ऐसा है जिसमें न्यूक्लियाई नहीं है या न्यूक्लियस नहीं है, उसमें और क्या नहीं होगा, तो उसमें क्रोमोजोम भी नहीं होंगे, क्योंकि क्रोमोजोम किस में होते हैं, न्यूक्लियस में ही होते हैं। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियाई नहीं है, तो क्रोमोजोम भी नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट 3 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है पार्ट 3 में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया प्रोकैरियोटिक सेल आर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, सही है। नेक्स्ट देखिए इसमें सेकंड पार्ट क्या कहा गया, सेकंड पार्ट कहा गया प्रोकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस होता है, क्या सेल ऑर्गेनेल होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, थर्ड दिया गया यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन, ये सही है। एसिड न्यूक्लियोइड, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, करेक्ट पूछा गया है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में कहा गया है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में नहीं होते, यूकैरियोटिक में होते हैं। इसमें सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कहा गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये भी गलत है। ठीक है, यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये बात बिल्कुल सही है। और फोर्थ दिया गया यूकैरियोटिक सेल आर एसोसिएटेड न्यूक्लियोइड, ये भी गलत है। तो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया सेल हैज़ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज। अब देखिए किसके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये आपको बताना है। तो प्लांट सेल में जो सेल वैक्यूल होगा या वैक्यूल जो होगा सेंट्रल वैक्यूल, वो बड़ा होता है, लार्ज होता है। नेक्स्ट इज इन सेल डीएनए इज फाउंड इन। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। 68 में देखिए क्या दिया गया, एक और आपके पास पैराग्राफ है, फिर पैराग्राफ से रिलेटेड पहला क्वेश्चन दिया गया है राइबोसोम्स आर दी सेंटर फॉर। ठीक है, तो राइबोसोम्स किसके सेंटर होते हैं बताना है। फर्स्ट रेस्पिरेशन, सेकंड इज प्रोटीन सिंथेसिस, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। अब देखिए आपसे पूछा गया है किसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, न्यूक्लियस में भी होती है, लाइजोसोम में नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। तो देखिए यहाँ पे 3 बातें दी गई हैं, क्या क्या, मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करे, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करे और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में मदद करे। और ऐसा कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 4, इसका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो पहला दिया राइबोसोम, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस। तो फोर्थ का जो आंसर है दैट इज़ राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, कहा जाए कि मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 5, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो किसी भी प्लांट सेल में जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 69 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखते हैं क्या कहा गया। तो देख लीजिए एक और आपके पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपको दिखा दे रहे हैं। फिर पैराग्राफ से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है इफ़ वी ऑब्जर्व एनी सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप में देखा गया, स्टार्टिंग फ्रॉम आउटर साइड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर वी ऑब्जर्व इज़। ठीक है, तो बाहर की साइड से अगर देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई पड़ेंगे वो क्या होंगे, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आएगी, फिर साइटोप्लाज्म आएगा और लास्ट में क्या आएगा, न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट जो है इस तरफ आएगा राइट साइड में।
ठीक है। तो सेकेंड पार्ट कह रहा है द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड। तो कौन मूव कर रहा है? वाटर मूव कर रहा है। वाटर जब मूव करेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो सेकेंड पार्ट में आ जाएगा ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर यही गैस मूव कर रही होती तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 2, सेल थ्योरी जॉइंटली गिवन बाय शेल्डियन एंड श्वान डिड नॉट एक्सप्लेन। तो देखिए, जो सेल थ्योरी शेल्डियन एंड श्वान ने दी थी वो क्या नहीं एक्सप्लेन करती, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही है। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल जो है वो अगर देखा जाए तो वो इन्होंने नहीं बताया था। न्यू सेल कैसे फॉर्म होता है ये बताया था आगे जो वर्चो थे उन्होंने बताया था। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि बुक में नन ऑफ द अबव दिया है, तो नन ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट इज पार्ट 4, इसमें कहा गया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? तो लिपिड्स की, विटामिन की, मिनरल्स की, कार्बोहाइड्रेट की। तो इसमें लिपिड्स एंड फैट्स होता है, तो इसका आंसर लिपिड्स और प्रोटीन्स होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तभी हमने आपको बताया इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिपिड्स हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है। और फिफ्थ अगर देखा जाए इसमें है रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो न्यूक्लियस में जो रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या कहा जाता है ये बताना है। तो फिफ्थ का है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रोमोजोम। तो रॉड शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोजोम्स। ठीक है, पार्ट 70 क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। ये एक और केस स्टडी का क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको एक पैराग्राफ दिखाई पड़ रहा होगा, फिर इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश। क्रोमोजोम में क्या क्या होता है ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट में अगर देखा जाए तो डीएनए होता है और प्रोटीन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन्स। सेकंड में कहा गया न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज़। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है ये आपको बताना है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, डबल लेयर्ड विद पोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डबल लेयर्ड विद पोर्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल लेयर्ड होगी और साथ ही साथ पोर्स होगी। पोर्स क्यों होते हैं? जिससे एक्सचेंज हो सके मटेरियल का। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बारे में कौन सी बात सही है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए इसमें कहा गया इट कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड, सही है। इट हैज़ पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, ये भी सही है। नॉट इन्वॉल्व्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ये भी बात सही है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो तीनों बातें दी गई हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड है और बात सही है बिल्कुल। फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या कहा गया, व्हेन द सेल्स इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू। देखिए जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, और किस में ऑर्गेनाइज हो जाता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा किस में? क्रोमोजोम्स में। पार्ट 5 देखिए क्या कह रहा है। पार्ट 5 कह रहा है द क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद। तो क्लोरोप्लास्ट किससे एसोसिएटेड है ये आपको बताना है पार्ट 5 में। तो अगर देखा जाए इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेसिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71 का देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पूरा डायग्राम आपको दिया गया है बाकायदा प्लांट सेल का, और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो और कुछ बातें भी दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। अब प्लांट सेल को डिफरेंशिएट एनिमल सेल से कौन करेगा ये आपको बताना है। तो देखिए प्लांट सेल में आपको पता होगा लार्ज वैक्यूल होता है, प्लास्टिड होती है और सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लास्टिड भी नहीं होता, वैक्यूल बहुत ही छोटा होता है या तो नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल। ठीक है, कैसे होते हैं क्लोरोप्लास्ट ये आपको बताना है। ठीक है, तो ए दिया गया है आर कलरलेस प्लास्टिड, डू नॉट कंटेन डीएनए, आर इन्वॉल्व इन स्टोरिंग ऑफ स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स, ये दिया है। और डी ऑप्शन दिया गया कंटेन्स वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका है कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट में दिया गया ट्रैप्स लाइट एनर्जी, बिल्कुल सही है। ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये भी सही है। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट्स कलर टू प्लांट, ये भी सही है। तो इसमें सारे के सारे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई डैश ऑफ सेल वॉल्यूम। तो कितना परसेंट जो सेंट्रल वैक्यूल होगा वो ऑक्यूपाई करेगा किसी भी प्लांट सेल का या कुछ प्लांट सेल में, तो ये होता है अभी हमने देखा था 50 to 90%। तो फोर्थ का है आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ देखिए इसमें कहा गया इन प्लांट सेल वैक्यूल आर इन्वॉल्व इन। तो वैक्यूल जो है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास एक पैराग्राफ दिया है और फिर क्वेश्चन अगर देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड होते हैं नेचर ऑफ इट्स मेम्ब्रेन पे। ठीक है, इनका मेम्ब्रेन कैसा है उस पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 क्या कहा जा रहा है। पार्ट 2 में कहा गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, तो रफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, तभी ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइबोसोम। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में कहा गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग इन डैश सेल्स। तो किस सेल की बात यहाँ पर हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो किस सेल में होता है ये आपको बताना है। तो वो होता है मेनली लिवर सेल में। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लिवर सेल हो जाएगा इसके बाद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया। नेक्स्ट में कहा गया द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द डैश। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होती है और किसके सिमिलर होती है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये सिमिलर होती है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कहा गया प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहाँ पर होती है आपको बताना है। तो ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि आपको पता होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फैट्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में मदद करता है। तो ये हमारे 72 क्वेश्चंस थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसको आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा अपना एग्जाम देने से पहले। तो सभी बच्चों को गुड लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।